टू स्टडी IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं इन अ सिंगल वीडियो के बेसिस पर। और आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ मेंसुरेशन। ठीक, मतलब क्षेत्रमिति। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है ना, तो उनको ये वाले चैप्टर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सोचते हैं कि अरिथमेटिक कर लेंगे, ये वाले को फिर वो स्किप कर देते हैं, ज़्यादा उनका दिमाग इसमें नहीं चल पाता है कि क्या करें कैसे करें। तो आज मैं आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया और अगर आपको मेंसुरेशन पहले नहीं बनता था, ठीक है, तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट इतना तो कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता था, तब के केस में बात कर रही हूँ, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो सिर्फ इतना भी कर लीजिए तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, फिर आप वहाँ पे डेफिनेटली गुड अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, देखिए अब ऐसा है कि इससे क्वेश्चन पूछे तो अगर हम सी सेट के बेसिस पे बात करें तो इस पे क्वेश्चन बहुत भर भर के इस टॉपिक से नहीं आते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। ठीक, तो इसीलिए हमें इसको कवर करना ज़रूरी है। भले ही 1 मार्क का क्वेश्चन क्यों ना आए, हमें उसको अटेम्प्ट तो करना है ना। 1 नंबर भी, उसकी अहमियत तो आपको पता होगा। 1 नंबर कम हो जाए तो आप फेल हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाए तो आप पास हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए आपको ये वाला जो चैप्टर है आज मैं कंप्लीट कराऊंगी और इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। ओके, देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि अंडर मेंसुरेशन हम क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करेंगे। देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, बहुत सारे इसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं कि अगर आप इतने भी कर लें और जितना इस वीडियो में है इतना भी कर लें, तो देखो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा चीज़ें टफ़ ही होती हैं। टफ़ तब होती है जब वो आपसे बनती नहीं है, तो आपसे कुछ तो बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बताएं आपको, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल, उसके बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल। ठीक है, ट्राइंगल दैट इज त्रिभुज, रेक्टेंगल दैट इज आयत, स्क्वायर दैट इज वर्ग, सर्किल दैट इज वृत्त, क्वाड्रिलेटरल दैट इज चतुर्भुज। ठीक, फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम, रोम्बस, है ना, ये सब चीज़ें आएंगी इकट्ठी। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब दैट इज घन, देन घनाभ कॉल्ड क्यूबॉइड, ओके, एंड सिलेंडर जिसे हिंदी में बेलन कहा जाएगा, और कोन दैट इज शंकु। ठीक, और स्फेयर दैट इज गोला। ओके, अब स्फेयर है तो स्फेयर में भी गोला है तो अर्धगोले की भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब सेमी स्फेयर से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे सर्किल है तो सर्किल में भी हाफ सर्किल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, फुल सर्किल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे मतलब सिलेक्टेड टॉपिक और टाइप लेकर आई हूँ इसमें, जिसके थ्रू अगर आपने इतना भी कर लिया तो कुछ नहीं से कुछ तो सही वाली बात होगी ना, आप कुछ तो डेफिनेटली वहाँ पे अटेम्प्ट करके आएंगे। मैं उन वीकर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका ये चैप्टर वीक है। ठीक, अदरवाइज बाकी जिनका मैथ्स मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो बेनिफिशियल ही होगा। ठीक है चलिए अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको इंडेक्स दिखा दिया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बता देती हूँ। अगर मैं स्टार्ट करूँ ट्राइंगल से, ओके, तो ट्राइंगल में देखिए जो आपका ट्राइंगल दैट इज हिंदी में इसे हम कहते हैं त्रिभुज। ओके, तो त्रिभुज जो है वो कितने टाइप का होता है या ट्राइंगल कितने टाइप का होता है, अब ये तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, बट एक क्वेश्चन की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस वजह से ये टर्म्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए जैसे अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन एंगल, कोई भी जो ट्राइंगल है वो एंगल के बेस पर, मतलब कोण के आधार पर
ठीक, कोण के आधार पर कितने टाइप का होता है? तो कोई भी ट्राइंगल जो है वो कोण के आधार पर 3 टाइप का होगा भाई। पहला एक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण कहेंगे, और न्यून कोण का मतलब है विच इज लेसर देन 90 डिग्री। ओके, फिर इसके बाद राइट एंगल, जिसे हम सम कोण कहेंगे, और सम कोण दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, उसके बाद तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे कहा जाता है अधिक कोण। ठीक, और अधिक कोण मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोण के आधार पर एंगल 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। ओके, नाउ अब देखिए, आप ट्राइंगल के जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें आपको पेरीमीटर्स निकालने को क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर जिसे कहा जाता है परिमाप। ओके, अगर हम ऐसे टाइप्स की बात करें ट्राइंगल की, तो देखिए इसमें आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल के चैप्टर में देखने को मिलता है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसे हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। ओके, हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कि ऑल 3 एंगल इज 60 डिग्री। मतलब जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का मान कितना होता है, 60 डिग्री या 60 डिग्री। ओके, और ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी 2 की प्रॉपर्टी होती हैं जब भी बात आती है समबाहु त्रिभुज की। ओके, नाउ इसके बाद एक दूसरा ट्राइंगल होता है जिसे कहा जाता है आइसोसलीस ट्राइंगल। ठीक, हिंदी में हम कहते हैं इसे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड्स इक्वल एंड 2 एंगल्स इक्वल। मतलब जो आइसोसलीस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी 2 की प्रॉपर्टी हैं कि उसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर होंगी और उसके 2 एंगल यानी कि कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद एक और ट्राइंगल देखने को मिलता है दैट इज स्केलिन ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कि ये है एक विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी ऑल साइड्स आर डिफर, मतलब सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। अलग अलग होंगी का मतलब अलग अलग मेजरमेंट की होंगी, अलग अलग माप की होंगी, और ऑल एंगल्स आर डिफर, मतलब उसके सारे कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, तो ये की चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको पता ही नहीं है कि व्हाट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। इसीलिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स इसके पता होनी चाहिए, तभी तो आप वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि हाँ इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, देखो बहुत आपको एकदम डीप में नहीं जाना है कि इसकी जो ट्राइंगल है इसकी खुदाई कहाँ से हुई, ये नहीं पढ़ना है आपको। क्वेश्चन जैसा आता है, ठीक है, उस बेसिस पे हम आज बात करेंगे कि मतलब टू द पॉइंट हम बात करेंगे। हम ज़बरदस्ती वो चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे जो हम नहीं पूछी जाती हैं। ठीक, तो अब जैसे कोई फॉर्मूला है तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपसे देखने को मिलते हैं, आपके लिए देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मूला छोटा है या ये फॉर्मूला बड़ा क्यों है, ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो चीज़ें डायरेक्ट फॉर्मूला डिपेंडेंट है उसको आपको याद करना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा। ठीक है, ABCD कैसे याद है आपको, अभी तक भूले हो क्या, इतने बड़े हो गए नहीं ना। तो वैसे ही आपको दिमाग में जब तक आप किसी चीज़ का रिपीटेशन करोगे, रिपीटेशन नहीं करोगे तो वो चीज़ नहीं बैठेगी। रिवाइज करते रहोगे तो वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ टफ नहीं होता कि आप बिल्कुल ही ना कर पाओ। ओके, नाउ तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ट्राइंगल के लिए आपको जाननी ज़रूरी थी। ओके, नाउ अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज अंडर मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, SSC हो और CGL, CHSL, रेलवे, ग्रुप डी, किसी की भी अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो इन चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, नाउ तो इसके लिए जो जो चीज़ें आपकी नीडी हैं
पॉइंट टू बी रिमेंबर वाली बातें हैं वो मैंने इकट्ठी एक स्लाइड में लिख दी कि जब भी बात हो समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बस आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आप समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड या इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, तो देखिएगा आपको इसमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम होते हैं यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या भुजा का वर्ग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, ये जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है तो इसमें आपको या तो क्षेत्रफल या फिर एरिया डायरेक्ट गिवन होगा या फिर आपको साइड गिवन होगी। यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक है एरिया और एक है साइड। ठीक, तो या तो साइड फाइंड आउट करने को आपसे बोलेगा या फिर एरिया फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो जो गिवन होगा उसको वहां पे पुट कर देना और इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेना। ओके, नाउ इसके अलावा समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं परिमाप, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है 3 इंटू साइड या 3 गुणित भुजा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद बहुत सारे लोग याद रख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उनको ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला ही नहीं पता होता। आप पढ़ के गए क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना और एग्जाम वाले ने पूछ लिया आपसे कि बताइए एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, अगर ये चीज़ें गिवन है तो अब कहाँ से पता चलेगा जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है कि √3/2 इंटू साइड। ठीक है, इस फॉर्मूले में देखो √3/4 है। ठीक, ये √3/2 है, यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ साइड है। तो जब आप पढ़ते हो तो आप थोड़ा कंपेयर करके पढ़ा करो कि मैंने ऊपर एरिया वाला फॉर्मूला लिखा था तो वहाँ पे साइड का स्क्वायर था, लेकिन जब मैं एल्टीट्यूड निकाल रहा हूँ तो वहाँ पे साइड का स्क्वायर नहीं है। ठीक, इस तरीके से आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना है, नहीं तो पता लगा अब पेपर तो एक ही दिन होना है, पढ़ के सब जाना है ना, तो एक दिन में सारी चीज़ें घूमेंगी तो सब मैशअप ना हो जाए, इसलिए बार बार अलग अलग चीज़ें, जैसे एक बार एरिया का याद हो जाए तो फिर दूसरे पेज में लिखो परिमाप का फॉर्मूला क्या था, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, इस तरीके से आपको उसको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके अलावा ये है भाई एक मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण आपको दिए गए हैं। ओके, तो ऑल साइड्स मतलब सारी भुजाएं, ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स, ठीक है, क्या होते हैं भाई, 60 डिग्री होते हैं। ठीक, और ये आपस में बराबर होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ठीक, इतना जानना आपके लिए इस समबाहु त्रिभुज के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा एक नॉर्मल त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, कि जिसमें हम एक बार s निकालते हैं a + b + c/2 करके। ठीक, हीरोज का फॉर्मूला कहते हैं इसको, और फिर इस तरीके से सॉल्व होता है s - a s - b s - c। ठीक, जब त्रिभुज की आपको रैंडमली 3 भुजाएं दी गई हों और उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से, बस और कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा त्रिभुज बता दिया मैंने किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उस बेसिस पे आपको वहाँ पे डील करना है। और हाँ, एक आप सभी ने बचपन में ये भी पढ़ा होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी डायरेक्ट कभी कभी आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है, इस पे ये एक राइट एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री, और ये होता है इसका कर्ण दैट इज हाइपोटेनियस, ये हो गया इसका बेस और ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन अगर कोई राइट एंगल वाला है और उसमें आपको कर्ण या आधार गिवन है, तीसरी भुजा फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे खुद से रिलेट होना चाहिए कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा अगर ट्राइंगल हमारा राइट एंगल है या समकोण है तो। ठीक, तो बस
इसके अलावा त्रिभुज से रिलेटेड आपको कुछ भी जानने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है कि आपको एकदम अभरना पड़े उस चीज़ के लिए। ओके, इतना भी पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अब क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं तो मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि या तो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला डिपेंडेंट होंगे कि ये चीज़ें गिवन है, ये फाइंड आउट करो, नहीं तो और किस तरीके से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं वो हम आज के क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन, कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, ठीक, वैल्यूज आपकी रूट में भी गिवन हो सकती हैं, नॉर्मल भी गिवन हो सकती है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है कि रूट में कैसे दे दिया। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, भुजा आपको पता है, मतलब ए, जिसको आप साइड बोल लो या ए से डिनोट कर लो, वो आपको पता है कि वो 2√3 है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √3/2 इंटू भुजा, यही होता है, √3/2 इंटू भुजा। क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल में यहाँ 4 होता है, लेकिन जब ऊंचाई या एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 होता है। तो ये आपको पता है कि उसका हाइट का फॉर्मूला है। ओके, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसकी हाइट ही तो निकालनी है, तो हाइट का फॉर्मूला ये है, उसके एल्टीट्यूड का फॉर्मूला तो √3/2 तो फॉर्मूले में ही है। ओके, तो इसको वैसे ही रहने दो। ए की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2√3। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देखिएगा, जिनसे बनता है डायरेक्ट कट करते तो बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बनता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 2 से 2 कट जाएगा, और जब √3 का √3 से इंटू होगा तो इट विल बी ओनली 3, ठीक। तो ये जो 3 है, 3 सेंटीमीटर, आप यूनिट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में यूनिट किस फॉर्म में दी गई है, ठीक। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यूनिट चेंज करने वाले क्वेश्चन आए। यूनिट चेंज करने वाले क्वेश्चन जनरली आपके टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट जैसी यूनिट दी है, अगर एरिया निकल रहा है तो यूनिट विल बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, इस तरीके से होगी, स्क्वायर्ड फॉर्म में होगी। और अगर नॉर्मल किसी की भुजा या लंबाई है तो वो मीटर या सेंटीमीटर में, मतलब इकाई यूनिट में गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि क्वेश्चन सिंपल सा वन लाइनर था, अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप लगा लोगे, नहीं पता होगा तो आपका 1 नंबर खत्म, ठीक। तो देख लो आपको क्या करना है नंबर लेने हैं ना कि नहीं लेने चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा, अगेन आई एम क्लियरिंग दिस कि मैं इस सिंगल वीडियो में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर आपसे आता है तो भी आप वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस सेशन के लिए अपना खुद से क्वेश्चन लगाओ। ओके, ये नहीं कि सिर्फ देखे जा रहे हैं वीडियो को, क्वेश्चन आपको खुद भी अटेम्प्ट करने हैं, आप ही का रिविजन होगा। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही कम पेपर के टाइम आपको स्ट्रेस होगा और आप इजीली आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड इट्स साइड। अब देखा आपने कि अभी हमको एरिया गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन है कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है कि भाई उस ट्राइंगल की भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका एरिया 4√3 है, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी बात आएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा का वर्ग या साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ओके, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, √3/4 इंटू भुजा आपको निकालनी है, ये तो एरिया का फॉर्मूला है, और इस पूरे की वैल्यू गिवन है आपको 4√3, ठीक, क्वेश्चन में गिवन है और ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए, आपको ए निकालना है, तो आप क्या करोगे, ए को यहीं पे रहने दो, बाकी पूरा डेटा यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो व्हाट विल यू गेट। देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, फाइनल कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, तो करना कैसे, ए स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, 4√3 यहाँ पे था। अब देखो √3/4 है, यहाँ आएगा तो
4/√3 हो जाएगा, ठीक। √3 से √3 कट जाएगा और 4 4 जा हो गया 16। अब आप देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है और यहाँ पे 16 है, तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, देन यू विल गेट a इक्वल्स टू √16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 4। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है यही आपकी क्या हो गई भुजा या फिर साइड की लंबाई, ठीक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे रूट की वैल्यू निकली है लास्ट में। इट मीन्स कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी बता रही हूँ कि अगर आप मैथ्स आपके सिलेबस में है तो आपको 20 तक के टेबल, 20 तक के स्क्वायर रूट, ठीक है, 20 तक के स्क्वायर्स, ये सब आपको आने चाहिए। क्यूब भी अगर आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, 20 तक नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 15 तक तो याद कर लो, ठीक है। क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सब आने चाहिए जिससे आपकी लास्ट में कैलकुलेशन विल बी फास्टर, ओके, दैट्स वाई। बाकी इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा है नहीं, याद आप करोगे तो आपका ही अच्छा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ़ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है और जैसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात आए आपके दिमाग पे ये आना चाहिए ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री एंड एरिया क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, साइड कैसे निकालते हैं, ये सब आपके परिमाप कैसे निकालते हैं आना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा, मतलब क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको क्या पता है इसका एरिया कितना होता है, तो आप कहेंगे एरिया इक्वल्स टू √3/4 इंटू भुजा का वर्ग या साइड स्क्वायर, ओके। तो आपको एरिया ही निकालना है, तो एरिया आप निकाल लो। ए की वैल्यू आपको गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 लिख दो या तो डायरेक्टली 64 लिख दो, चॉइस इज योर्स। ये फाइनल कैलकुलेशन करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। मैं जब खुद अकेले सॉल्व करती हूँ मैं अलग तरीके से करती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा स्टेप्स 1 से 2 4 अलग से दिखानी पड़ती है जिससे उन बच्चों को भी समझ में आ पाए जिनको नहीं आता है, ठीक। 4 से 8 कट गया तो कितना हो गया ये 8 2 जा 16 और यहाँ पे √3, तो 16√3 यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके ऑप्शन में जानबूझकर 16√3 सेंटीमीटर, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो ऑप्शन अगर ऐसे दिए गए हैं कि 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 16√3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप किसको पिक करेंगे। आप क्या निकाल रहे हैं, आप धोखे में भी सेंटीमीटर को मत लगा के आ जाना, वाई, बिकॉज हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया, तो एरिया में यूनिट क्या होती है भाई स्क्वायर यूनिट में होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। थोड़ा सा समझ के चलना है, जब हम क्यूब क्यूबॉइड की बात करेंगे इसी चैप्टर में तो उसमें यूनिट क्यूबिक यूनिट लगेगी, ठीक है, लेकिन एरिया में स्क्वायर यूनिट लगती है और लंबाई में या भुजा की जो भी लेंथ होती है उसमें नॉर्मल इकाई यूनिट लगती है, मतलब सिंगल यूनिट लगती है, ठीक है। ये आपको इतना बस पता होना चाहिए, बाकी और आपको नीड नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, एसएससी हो, रेलवे हो, सीसेट हो, कुछ हो। ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें जो बात हो रही है किसकी, मेंसुरेशन की, और उसमें है कौन, त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुजाकार खेत है या फिर ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया है कोई सा, ठीक है, और उसकी कुछ साइड्स दी गई हैं और फिर बोल रहा है कि इस एरिया में 9 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। मतलब कोई फील्ड है, अब आपके क्वेश्चन में ये फील्ड या तो ट्रायंगुलर होगी या तो रेक्टेंगुलर होगी या तो स्क्वायर फील्ड होगी, ये 3 फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में और यही तरीका होता है कि इनकी भुजाएं या फिर इनका एरिया गिवन होता है और आपसे कुछ रुपए प्रति वर्ग मीटर या कुछ रुपए प्रति मीटर, कुछ रुपए प्रति मीटर या कुछ रुपए प्रति वर्ग मीटर,
ये जो की लाइन है ना, ये यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि कब हमें एरिया में इसका इंटू करना है या हमें पैरीमीटर में इसका इंटू करना है ना। तो क्वेश्चन कैसा आता है देखिएगा, क्वेश्चन की फील्ड ये 3 टाइप की हो सकती हैं आपके एग्जाम में। यहाँ मैंने रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर फील्ड रखा है, ठीक। ट्रायंगुलर फील्ड है, 3 साइड होती है भाई उसमें, तो उसकी 3 भुजाओं की आपको मेजरमेंट गिवन है। अगर आपके एग्जाम में रेक्टेंगुलर फील्ड आता है तो रेक्टेंगुलर फील्ड में 4 भुजाएं होती हैं, तो आपकी 4 भुजाएं यानी कि 4 साइड्स की डेटा आपको गिवन होगा कि उनकी लेंथ या फिर लंबाई इतनी इतनी है और उसमें इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्च आपको बताना है कि कितना आएगा, कोई एक फिक्स रेट गिवन होती है। तो आपको करना कैसे है, नॉर्मली आप उनका एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं हम एरिया, क्योंकि ये जो फाइनल लाइन लिखी है ना, इसमें लिखा है यूनिट में वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर अगर हम इंग्लिश में देखें तो 9 रुपीज मीटर स्क्वायर, ठीक। तो जब भी यूनिट वर्ग मीटर में होगी या फिर स्क्वायर यूनिट में होगी तो आपको वहां पे एरिया में इस रुपीस का इंटू करना है, ठीक। टोटल एरिया भी आपका यूनिट स्क्वायर में आएगा, उस यूनिट स्क्वायर में इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर या प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट विल बी मीटर और सेंटीमीटर ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसका इंटू करना, और अगर ये यूनिट यहाँ पे वर्ग मीटर ना लिखा होके सिर्फ यहाँ पे अगर लिखा होता है 9 रुपीज मीटर, ठीक, तो आपको क्या करना है, उसके पैरीमीटर में इंटू करना है, ठीक। ये बहुत की रूल बता रही हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग क्वेश्चन लगा के जाते हैं कि हम एरिया में फाइनल इंटू करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या रही हूँ, एरिया में फाइनल इंटू करते हैं, ये पढ़ के चले गए, ये प्रैक्टिस करके चले गए, एग्जाम में आ गया कि ये जो यूनिट है यहाँ पे वर्ग मीटर में ना देके, मतलब स्क्वायर मीटर में ना देके आपको सिर्फ मीटर में गिवन हुई, तब आप क्या करोगे, तब आप गिवन डेटा के बेसिस पे पैरीमीटर निकालोगे और उस फुल पैरीमीटर में उतने रुपए खर्च की जो भी कॉस्ट होगी या जो भी है वो उसका इंटू करोगे, फाइनल इंटू, ठीक। ये जो मैं कह रही हूँ उसको थोड़ा नोट कर लेना अगर आपको ध्यान रहे ना रह पाए तो, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी साइड्स गिवन है 20, 21 और 29, ठीक है। तो आपसे आप क्या करोगे, आपने ये वाला देखा कि कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्च निकालना है, तो यूनिट है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट है मतलब एरिया निकालना है, जो गिवन डेटा उसका आप क्या निकालोगे, एरिया। तो आपके पास कोई त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाओं की माप दी गई है, एक की 20, एक की 21 और एक की 29, ठीक। तो इस बेसिस पे आप क्या निकाल लोगे, इसका एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, सबसे पहले S इक्वल्स टू 20 + 21 + 29, ये हो गया, होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक। इस तरीके से आप इसको S निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, यहाँ पे हो गया 2 2 4 2 6 और 1 7, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 35, S आ गया आपका 35, ओके। नाउ अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, तो फॉर्मूला होता है S माइनस A, तो 35 माइनस 20, ओके। फिर S माइनस B मतलब 35 माइनस 21 और S माइनस C मतलब 35 माइनस 29, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, आप जो आ रहा है उसका इंटू कर दीजिए, तो दिस विल बी रूट में 35 इंटू ये कितना बचेगा 15, ये बचेगा कितना, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14, और यहाँ कितना बचेगा 6 और बस 6 बचेगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ओके। तो देखिए करना कैसे, अब यहाँ पे आपको जस्ट स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उनका डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो आप उनको क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, ठीक। आप 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 5 ज़ा 35, 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 35 को आप लिख सकते हैं 7 5 ज़ा 35, 15 को आप लिख सकते हैं 5 3 ज़ा 15, ठीक है। इसके बाद आप 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को आप लिख सकते हैं 7 × 2, ठीक।
और 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नाउ अब आप पेयरिंग कर लीजिए, देखिएगा कैसे। स्क्वायर रूट है तो वैल्यूज़ कैसी निकलेंगी आपकी, 2 2 के पेयर में बाहर निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 7 एक बार है और 2 बार है, मतलब 7 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 7। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 5 एक बार है और 5 2 बार है, मतलब 5 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 3 एक बार है और 3 एक बार और है, 2 बार है तो 3 भी बाहर आ गया। आफ्टर दैट यहाँ पे 2 एक बार है और एक बार और है, मतलब 2 भी बाहर आ गया। तो आपके पास बाहर कितनी स्क्वायर रूट से निकल के कितनी वैल्यूज आ गई, 7 5 3 2। अब जो बचा इस सब का आप क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30 और 37 ज़ा 210, ठीक। तो ये 210 क्या है, आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक। तो 210 आपका एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये हो गया सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है, 9 रुपीस प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। तो टोटल एरिया कितना है, 210 मीटर स्क्वायर। तो 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर का, ठीक, के हिसाब से यहाँ पे 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर का आपको निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, फाइनल आंसर पे 9 से इंटू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। मतलब अगर हम 9 रुपीस प्रति वर्ग मीटर का खर्च निकालें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 1890, ठीक, 1890 रुपए, ओके। और ये जो आया है भाई, ये रुपीस में है, इस पे यूनिट मत लगा के आ जाना मीटर और सेंटीमीटर वाली, ध्यान रखना कि लास्ट में जो आप निकाल रहे हो वो खर्च निकाल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ओके। नाउ तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में गिवन है। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल का एरिया, और अगर फाइनल यूनिट खर्चे वाली वो भी एरिया के यूनिट में है तो दोनों का इनटू। लेकिन अगर ये खर्चे वाली यूनिट स्क्वायर में नहीं है, ओके, तो फिर आपको इन भुजाओं के बेसिस पे परिमाप निकाल के फिर उसका इनटू करना है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है और वो भी बहुत टाइम से पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि अभी पूछ रहा है, बहुत लंबे समय से पूछा जा रहा है और अभी तक एग्जामिनर इस क्वेश्चन से बोर नहीं हुआ है, इसीलिए आप उसको ध्यान से करके चाहिएगा, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है ट्राइंगल से रिलेटेड ही, कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं आपको 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, तो त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। यहाँ पे आपको नॉर्मल त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, 3 4 5, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप एरिया वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सिंपल, कौन सा, S = पहले A + B + C आप निकाल लेना, ठीक है, यहाँ से S आ जाएगा, फिर आप इस फॉर्मूले पे रख देना S - A, S - B और S - C, इस फॉर्मूले में रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखिएगा, देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। अगला क्वेश्चन है भाई, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मतलब समकोण दैट इज राइट एंगल, ठीक, समकोण दैट इज राइट एंगल, और कौन सा ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो कर्ण दैट इज जो हाइपोटेनियस है वो कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज का होना, कि जैसे ही त्रिभुज आएगा भाई कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आपके माइंड में कौन सी प्रॉपर्टी घूमनी चाहिए,
समद्विबाहु त्रिभुज वाली, यानी कि आइसोसलीस ट्रायंगल वाली, दैट इज कि उसकी क्या होंगी भाई, दो साइड कैसी होंगी, बराबर होंगी, प्लस वो समद्विबाहु के अलावा समकोण भी है, मतलब राइट एंगल भी है, तो उसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। और उसका आपको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की वैल्यू गिवन है कि वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी की दो भुजाएं बाय डिफॉल्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसलीस ट्राइंगल होने की वजह से दो भुजाएं उसकी क्या हो जाएंगी, बराबर। और यहाँ पे हमको साइड्स की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यू हैव टू सपोज एनी ऑफ द वेरिएबल, जो भी आपका मन हो आप मान सकते हो। यहाँ पे मैंने x सपोज किया है। नाउ अब जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है और हमें इसमें कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, तो आप बेस और हाइट की वैल्यू निकाल सकते हो, है कि नहीं। क्योंकि एक त्रिभुज का एक और फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। इस फॉर्मूले से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, बेस और हाइट मिसिंग है, यहाँ पे भी बेस और हाइट मिसिंग है, बट वी नो दैट कि ट्राइंगल आपका आइसोसलीस होने की वजह से दोनों इक्वल होंगे। ऑब्वियस है, जब ये 5 है तो रिमेनिंग 2 भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। और बात राइट एंगल भी इसमें आ गई है टर्म, इसीलिए कर्ण की भुजा तो सबसे लंबी होती है ना, इसीलिए ये तो और किसी के बराबर होगी नहीं, तो रिमेनिंग 2 आपस में इक्वल होंगी, तो ट्राइंगल वुड बी लाइक दिस। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है, ठीक। तो कर्ण की वैल्यू आपको दी गई है 5 स्क्वायर, लंब और आधार आपने सपोज किया है कि वो x है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक। तो दिस विल बी 25/2 इक्वल्स टू x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर यानी कि दोनों भुजाओं का इनटू कितना हो गया 25/2। ओके, ये आ गई आपकी दो भुजाओं का गुणनफल। नाउ अब हम यहाँ पे उसको पुट करके एरिया निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, इसलिए इस तरीके से आपको लग सकता है कि शायद लेंदी हो, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ी भी चीज़ें बहुत लेंदी लग जाती हैं, उनको पता नहीं क्या चाहिए है कि एकदम ही आँख झपकते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़े अपने हाथ तो चलाने पड़ेंगे ना। तो अब आप फॉर्मूले में रख दो बेस, बेस कितना है x और हाइट भी कितनी है x, तो यहाँ पे x इंटू एक्स, ठीक है। तो 1/2 x इंटू एक्स विल बी x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25/2, तो ये हो गया 25/2, तो इट वुड बी 25/4, ठीक। तो आपका आंसर या तो फ्रैक्शन में होगा इस तरीके से 25/4, या फिर आप इसको और डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 2 8, ठीक, और 4 5 20, तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपका आंसर डेसिमल में काउंट किया जा सकता है। ओके, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है भाई। अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि एक ही ट्राइंगल में दो ट्राइंगल को मर्ज कर दिया गया, ओके, तो दोनों ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पे काउंट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ट्राइंगल को आइसोसलीस होने की वजह से आपने ट्राइंगल को ऐसा ले लिया कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। आप ऐसा ट्राइंगल नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे राइट एंगल टर्म मेंशन नहीं होती, मतलब समकोण त्रिभुज मेंशन नहीं होता, तो आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है कि वो राइट एंगल भी होना चाहिए, तो आपका ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा। जब भी राइट एंगल की बात होगी वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको देखने को मिलेगा, ओके, जिससे आप बाकी की रिमेनिंग भुजाएं या साइड्स आप वहाँ पे कैलकुलेट कर पाओ। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हेयर द क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक तरफ लिखा है वर्ग, दैट इज स्क्वायर,
ठीक, और एक समबाहु त्रिभुज दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एक ही आधार पर बनाए गए हैं, मतलब इनका बेस कैसा है, इनका बेस सेम है। ओके, तो आपको इनके एरियाज का क्या बताना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। एरिया क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब आपको रेशियो एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि एक है वर्ग यानी कि स्क्वायर, और एक है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एरिया क्या होता है भाई, तो इसका जो एरिया है वो होता है साइड स्क्वायर। अभी मैं अलग से भी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी, बट इस क्वेश्चन में मर्ज किया हुआ, तो जितनी चीज़ अभी जानने की ज़रूरत है स्क्वायर की वो यही समझ लो, बाकी अलग से भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वर्ग का एरिया ए स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग, और समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, 3/4 साइड स्क्वायर ये होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का आपको रेशियो बताना है या फिर अनुपात बताना है एरिया का। तो आप क्या करोगे, ये हो गया स्क्वायर का एरिया, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। अनुपात बताना है मतलब रेशियो बताना है, दैट इज दोनों को आपको डिवाइड करना है। तो अब आप कर दीजिए, तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बचा, 1:√3/4। नाउ 4 का इंटू यहाँ पे कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4√3, और ये जो 4:√3, तो 4:√3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही कम सेकंड्स में सॉल्व किए जा सकते हैं, बट कंडीशन इज कि आपको उस कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। आपने देखा, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत जल्दी इसको कर जाओगे। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में इसके उसके कॉन्सेप्ट को मर्ज करके रेशियो निकालने को बोल दिया जाता है। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो हर कहीं आपको देखने को मिलेगा मैथ्स में। ठीक, तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी मैंने बताया कि किस तरीके से इसको डील करना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। बस एक से एक ही स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा की है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब ट्राइंगल से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, चाहे वो लास्ट में रुपए पैसे निकालना हो जैसे खर्च बताया मैंने वैसे वाले, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, या फिर एक से दो चीज़ों को मर्ज करके एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक, अगर आप उतना भी ध्यान रख के जाओगे ना तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। हमें यहाँ पे एकदम आपको स्टडी के नाम पे डीप स्टडी तब करनी है जब आपके पास बहुत टाइम हो। अगर आपके पास टाइम कम है और आप कम टाइम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको एक स्मार्ट स्टडी की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी कि आप पहले देखिए कि पेपर में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, व्हाट्स द लेवल बिहाइंड दिस, मतलब इसका लेवल है कितना। पता लगा आप पढ़े जा रहे हैं बिल्कुल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और वो आ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करो तो उसका आपको PYQ एनालिसिस करना है कि हाँ इससे इसका स्टैंडर्ड कितना है, हम जो पढ़ रहे हैं जो हम वीडियो देख रहे हैं क्या वो उससे मैच खा रहा है, मतलब उतना उसका लेवल मैच कर रहा है क्या, तो ठीक है, तो फिर आपकी तैयारी सही जा रही है। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं टफ होता है पढ़ना है, ऐसे नहीं होता है। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन को हमें पहले अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को हमें पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये सोच के जाते भाई हमने मेंसुरेशन पढ़ के आए हैं अच्छे से, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, और अगर वो पहला ही क्वेश्चन है तो बैठ गए वहां पे करने के लिए और पता लगा वो टाइम लग रहा है उसमें। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी आपको समझना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग भी है और आपसे बनता भी है, लेकिन आपको उसको पहले नहीं करना है। पहले आपको टाइम के हिसाब से उन क्वेश्चंस को फिल्टर करने कि हाँ ये कम टाइम में हो जाएगा, इसको पहले करना है। ठीक, इस तरीके से जहां श्योरिटी है ही नहीं तो उन क्वेश्चंस को तो सबसे लास्ट में ही अटेम्प्ट करें आप। ओके, चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक मिथ होता है कि मेंसुरेशन से बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन आते हैं, नहीं बन सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज पता है इन एवरी सेक्टर कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोन हो, सिलेंडर हो, कुछ हो,
तो फिर आपसे क्यों नहीं बनेगा, वहीं के वहीं क्वेश्चन रहते और कुछ नहीं रहता, ठीक है। देखो अब हमने ट्राइंगल खत्म कर लिया, इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में हम कहते हैं आयत। अब आयत से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, देखिएगा। सबसे पहले तो ये कि जो आयत या रेक्टेंगल होता है उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं भाई, तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, 4 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति क्या है, आपकी आयत है। ओके, तो 4 भुजाएं आपको दिख रही होंगी इमेज में, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 साइड्स हैं, ठीक। और फिर इसी में हमको 4 कोण यानी कि 4 एंगल देखने को मिलते हैं। आपको एंगल दिख रहा होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंड इनका जो वैल्यू होती है कि सारे एंगल का डेटा यानी कि वैल्यू कितनी होती है, तो वो 90 डिग्री होती है, ठीक है। मतलब सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ओके, नाउ ट्राइंगल रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी है भाई, पैरेलल साइड्स वाली, मतलब समांतर भुजाएं वाली। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ठीक है, जो इसकी ऑपोजिट फ्रंट साइड्स हैं वो क्या है भाई, पैरेलल है, ठीक। और विपरीत भुजाएं क्या होती हैं इसकी, बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, और ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी के ऑपोजिट सी डी और बी सी के ऑपोजिट ए डी, तो ये विपरीत भुजाएं क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये हो गई आपके रेक्टेंगल की सम बेसिक प्रॉपर्टी कि रेक्टेंगल, टर्म आई माइंड में रेक्टेंगल, तो ये चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मूलाज की कि रेक्टेंगल से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने ज़रूरी हैं, तो हेयर आर द फॉर्मूलाज। क्या क्या क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, देखिएगा। सबसे पहला तो सबसे बेसिक भाई कि आयत का क्षेत्रफल निकालना, बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा, एंड आई थिंक आपको यही फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता होगा कि आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई या लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक। ये फॉर्मूला होता है सबसे बेसिक, सबसे सिंपल फॉर्मूला। ओके, नाउ इसके बाद आपका आयत यानी कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक। इसके अलावा आयत में यानी कि रेक्टेंगल में डायगोनल भी होंगे भाई, है ना। तो जो डायगोनल होते हैं, जैसे ये आयत है या ये रेक्टेंगल है, तो ये होगा इसके डायगोनल, ठीक। तो डायगोनल की लंबाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करो रेक्टेंगल में, तो उसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं हुए तो आपसे बना बनाया क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा भाई वहाँ पे। इसीलिए आपको इतना तो दिमाग में रख के जाना पड़ेगा। अगर आपको सारे फॉर्मूलेज याद नहीं हो, देखो एक दिन में हर किसी को नहीं बनता है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आज मैं सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में करूंगा। तो जैसे ही ट्राइंगल हो गया, ठीक, ट्राइंगल से रिलेटेड सब बनने लगा, चाहे फॉर्मूला चाहे कुछ, फिर आप रेक्टेंगल पे आओ, रेक्टेंगल भी हो गया, वापस जाओ, ट्राइंगल याद है कि भूल गए, है ना। फिर चलो हाँ याद है, कुछ कुछ जो नहीं था उसको रिवाइज कर लिया कि क्यों याद नहीं था वो। ओके, सिमिलरली रेक्टेंगल हो गया, फिर आप आए सपोज सर्किल में, सर्किल पढ़ने लगे तो वहाँ पे तो कोई भुजाएं या कोई साइड ही नहीं दिखती, वहाँ पे रेडियस होती है, ठीक है। तो फिर वापस जब सर्किल कंप्लीट हो गया, फिर पीछे जाओ, यार ट्राइंगल पढ़ा था, याद है कि नहीं है, रेक्टेंगल पढ़ा था, क्या क्या फॉर्मूले थे, एक पेज में लिख के तो दिया था मैम ने, लास्ट वाला फॉर्मूला कुछ बड़ा सा दिख रहा था, याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तब ढंग से नहीं पढ़ा था। तो एक बार अगर कंठस्थ या दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो रिपीट करो, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन। एक दिन में कर पाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओ तो उसको डेज डिवाइड कर लो कि हाँ डेली 1 घंटा मेंस्ट्रुएशन को दूंगा मैं, 10 टॉपिक है इसके अंदर, तो 10 घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के घंटों में कुछ और पढ़ लो, इस तरीके से, ठीक। नाउ इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला डिपेंडेंट होता है वो है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत की चारों भुजाओं का क्षेत्रफल वो कितना होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ठीक।
बहुत सारे लोग एच लगाना ही भूल जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि टू भी यहाँ पे इनटू में था कि प्लस में था। जब चीज़ें ठीक से पढ़ी नहीं होती ना, तभी ये जो साइंस होते हैं ये हमारे दिमाग में इधर उधर होते हैं। यार इनटू था ब्रैकेट के बाहर या प्लस था, माइनस तो नहीं था, इतना पता है मेंसुरेशन में हमने कहीं माइनस नहीं देखा फॉर्मूले में। ऐसे कर कुछ कुछ चीज़ें आप रख सकते हो याद, है ना, लेकिन वो दिमाग में बैठेगी तभी जब आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक, तो आयत का 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन 4 फॉर्मूले पे बेस्ड या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आयत का एरिया फाइंड आउट करो इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। ठीक, या फिर इफ द लेंथ इज मिसिंग, ठीक, लेंथ नहीं दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है, एरिया दिया गया है, तो लेंथ निकालो। तो एक ही फॉर्मूले में आपको कितनी चीज देखने को मिल रही है, 1 2 3। अगर फॉर्मूले में 3 चीज हैं तो डेफिनेटली 2 गिवन होगी, 1 मिसिंग होगी। ठीक, इस तरीके से आपके 3-4 क्वेश्चन पहले ही फॉर्मूले से बन जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपके पैरीमीटर में भी बनेगा, या तो पैरीमीटर गिवन होगा या फिर नहीं होगा, लेंथ या ब्रेथ में से कुछ गिवन होगा या कोई किसी का कम ज़्यादा होगा, इस तरीके से। एंड डायगोनल वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये जो 4 दीवार का क्षेत्रफल है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है। LBH आपको गिवन होगी और फॉर्मूला पता होगा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल से रिलेटेड ये चीज़ें। इसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा आप कि कब इस चीज़ को हमें अप्लाई करना है। देखो, जब आपको आयत का परिमाप और विकर्ण गिवन हो, मतलब व्हेन पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, जब आपको किसी आयत का परिमाप भी गिवन हो, दैट इज पेरीमीटर इज गिवन, एंड विकर्ण दैट इज डायगोनल इज आल्सो गिवन, और तब अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, मींस आयत का एरिया फाइंड आउट करना है या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तब आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। अब ये नहीं करना है, मान लो परिमाप आपको दे दिया 150 सेंटीमीटर, ठीक है, विकर्ण आपको दे दिया मान लो 12 सेंटीमीटर, तो अब ये नहीं करना है कि आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें L इंटू बी करना रहता है भाई, है ना। तो हम करने बैठ गए L इंटू बी, और L इंटू बी कैसे करेंगे, तो हम पहले परिमाप का फॉर्मूला लगा रहे हैं कि भाई परिमाप तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी से निकलता है, और डायगोनल तो भाई L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकलता है। तो इस तरीके से पता लगा, हम इन दोनों फॉर्मूले के वैल्यूज़ के बेसिस पे L और B की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने बैठ गए, और वहीं पे आपका आधा से ज़्यादा टाइम खराब हो जाना है। तो तब का केस आपका वहाँ पे इतना सारा प्रोसेस ना करना पड़े कि ये और ये गिवन है तो आप इनके फॉर्मूले के बेसिस पे L और B की वैल्यू निकाल रहे हो, फिर आप फॉर्मूले में रख रहे हो क्षेत्रफल में, ये वाले क्षेत्रफल में, कि सोचो क्षेत्रफल में तो ये फॉर्मूला लगता है तो L और B अलग अलग पता करना है, तो हम बैठ गए यहाँ पे L और B निकालने के लिए। नहीं, तब के केस में आप क्या करोगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको आयत का पेरीमीटर और डायगोनल गिवन है, ठीक है, तब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे कि परिमाप बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, ये वाला। ठीक, अगर हम इंग्लिश में देखें तो पेरीमीटर बाय 2 होल स्क्वायर माइनस डायगोनल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कराऊं चाहे ना कराऊं, मैंने बोल के आपको ये क्वेश्चन को मतलब बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आते। जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे इस चैप्टर की, तो जब ये 2 चीज़ें गिवन होंगी तो आपके दिमाग में खुद से आएगा कि हाँ ये 2 चीज़ें गिवन है, एरिया निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, रादर देन L और B की वैल्यू निकालना। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये 2 चीज़ें गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अभी थोड़ी देर पहले मैं रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रही थी ना, अब यहाँ पे सॉरी ट्रायंगुलर फील्ड की बात कर रही थी, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है जब मैं ट्रायंगल पढ़ा रही थी, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, क्वेश्चन इज कि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई
क्रमशः 10.5 मीटर और 8 मीटर है। ठीक है, मतलब कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी आपको L और B गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन इज कि 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत आपको बतानी है। अगेन ये इम्पॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन से एग्जामिनर बोर नहीं होता है, कभी भी उठा के दे देता है। ठीक है, तो आपको इसको करके जाना है। तो मैंने क्या कहा था कि आपको ये जो रुपए के बाद वाली जो यूनिट है इसको ध्यान से देखना है कि ये स्क्वायर मीटर में है या ओनली यूनिट में, इकाई यूनिट में है। तो आप देखिएगा ये दिख रही है वर्ग मीटर में, मतलब हमें ये जो लागत या फिर कॉस्ट निकालनी है ना स्क्वायर मीटर की, ये जो लेइंग ग्रास कॉस्ट निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर यूनिट है। अगर यहाँ पे नॉर्मल सिंगल यूनिट होती तो आप इन दोनों का पेरीमीटर निकालते और फिर उसमें इससे इंटू करते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर यूनिट है तो अब इन दोनों का एरिया, देखो क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको क्षेत्रफल में इस रुपए का इंटू करोगे तब जाके घास की कुल लागत निकलेगी, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, कि यहाँ पे लिखा है इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो पूरे भूखंड में लगाना है, मतलब एंटायर प्लॉट में आपको घास लगाने की कॉस्ट बतानी है। तो एंटायर प्लॉट है तो उसका मतलब क्या है, उसके पूरे क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब इसीलिए हम उस क्षेत्रफल में इनटू कर रहे हैं। नाउ सिंपली आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे L इंटू बी से, तो L इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा 10.5 इंटू 8। ठीक, इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 और 8 1 ज़ा 8। ठीक है, और लास्ट में कट गया 0 पॉइंट में 84.0। ठीक है, अब आपको 15.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर का बताना है, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, ये जो एरिया आया है इसी में 15.25 का इंटू कर देंगे, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक, ग्रास लेइंग कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों का इंटू कर देना एरिया में इस रुपए का, तो आपकी होल रेक्टेंगुलर फील्ड की घास काटने की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, लगाने की कॉस्ट। ओके, इस तरीके से करना है, एक लाइन में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन, अगर फॉर्मेट पता होगा तो आप कर जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन इज कि द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6:5। मीन्स एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है 6:5 है, और यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है, ये देखिए यहाँ पे उसने एग्जामिनर ने आपका दिमाग खराब करने वाला काम कर दिया। एग्जामिनर इतना मेहरबान नहीं हो सकता कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दे दे हर बार, कुछ तो उसको चालाकी करनी पड़ेगी ना कि आपका दिमाग लगे वहाँ पे, है कि नहीं, ऐसे थोड़ी इजीली आपको सिलेक्शन दे देंगे। नाउ तो क्वेश्चन इज कि आपको L और B का रेशियो गिवन है, ठीक 6 और ये 5। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो चौड़ाई है मतलब जो ब्रेड्थ है वो लंबाई से 25 मीटर कम है। तो आप सपोज कर लीजिए ये 6x है और ये 5x है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है भाई, लेस देन 25 मीटर। ओके, तो अब आप कर दीजिए 6x और 5x का डिफरेंस कितना हो गया, तो 6x और 5x का डिफरेंस हो गया भाई 1x, और 1x बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 के, कि वो 25 मीटर कम है, मतलब L और B के बीच में 25 मीटर का अंतर है। मैं हर बार बताती हूँ कि एग्जाम क्वेश्चन में
कोई भी चीज़ किसी से कंपैरिजन में कम या ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पे उनके अंतर यानी कि डिफरेंस की बात हो रही है। तो अब डायरेक्ट तो हमें एल और बी गिवन नहीं है, रेशियो में है, तो हमने उसको होल वैल्यू सपोज कर लिया एक्स मान के कि वो 6x और 5x है, तो इनका अंतर कितना है, 25 है। नाउ तो क्वेश्चन इज कि आपको मैदान का परिमाप बताना है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, ठीक, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड क्या होगी। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब x आपको पता चल गया, तो यहाँ से आपका l और b निकल जाएगा। l कितना है 6x, तो 25 6 कितना हो गया 150, ठीक, और b कितना है 5x, तो ये कितना हो गया 125, हो गया कि नहीं हो गया। 25x मतलब 25 इंटू 5, एक बार 5 और एक बार 6, ठीक है, तो l और b निकल गया। अब परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, तो आप पुट कर दीजिए p इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में l कितना है 150 और b कितना है 125, तो इट विल बी p इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में ये हो गया 5, ये हो गया 7 और ये हो गया 2, 275 इंटू 2, तो इंटू कर दो तो आपका लास्ट में पेरीमीटर निकल जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, एक हो गया 15, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, मतलब ये जो 550 क्या है यूनिट आपकी मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक। तो देखा आपने कि यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, या तो एल और बी गिवन होगा, डायरेक्ट पेरीमीटर निकालने को बोलेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से कि यहाँ पे अल्टीमेटली निकालना क्या था पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए हमको एक प्रोसेस एक्स्ट्रा करनी पड़ी, दैट इज वाई, क्योंकि एल और बी डायरेक्ट गिवन नहीं था, गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, एंड कंडीशन एक और लगी थी कि भाई दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 25 मीटर कम है, ओके। तो उस बेसिस को, इस कंडीशन की वजह से एक स्टेप आपकी एक्स्ट्रा सॉल्व होगी, अदरवाइज अल्टीमेटली निकाल हम पेरीमीटर ही रहे थे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिमाग में लेके चलना है कि अब नॉर्मली अगर डायरेक्ट फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो जो कंडीशन एक्स्ट्रा लगी होगी यू हैव टू कैलकुलेट ऑन दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, ठीक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, और यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना होगा। तो कैसे करोगे, लंबाई और चौड़ाई हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, बट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमें डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दे दी गई है कि जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, मतलब लंबाई बराबर है चौड़ाई इंटू 6 के, ठीक है। और परिमाप आपको दिया है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, और दिस इज द वैल्यू जो कि गिवन है वो है 56 के, ठीक। अब देखिए ये हो गया 2, l की जगह पे आप या तो b रख दो या तो b की जगह पे l रख दो, तो l की जगह पे 6b अगर हम रख दें तो ये हो गया एक और b, और ये हो गया 56, ओके। नाउ तो दिस विल बी 2 इंटू 6b और 1b विल बी 7b इक्वल्स टू 56, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, 7 1 ज़ा 7 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो b कितना आ गया आपका 4। बट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमको, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको पता है भाई कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको एल और बी का अलग अलग पता होना ज़रूरी है, ओके। तो आपके पास बी आ गई है, एल और निकाल लो। एल क्या है भाई, एल है बी इंटू 6, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ओके। नाउ एरिया निकाल लीजिए, एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब 24 इंटू 4, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9,
96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन एज सच कोई इतने डिफिकल्ट होते नहीं कि आप ना कर पाओ, आप बन जाएगा आपसे। बस आपको थोड़ी सी अप्रोच ध्यान रख के कीजिए। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रही हूँ उन्हीं क्वेश्चन का एटलीस्ट 4 से 5 बार आप रिविजन कीजिए, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आप दूसरे अनरीड क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं हमें किस तरीके से डील करना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन रेक्टेंगल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है और उसी आयत की जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। ठीक है, विकर्ण की लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि क्या विकर्ण की लंबाई वाला क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आने को डायरेक्ट फॉर्मूला वाले आते हैं, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल बताओ या आयत का परिमाप बताओ। जब डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होंगे तो आपसे विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, मतलब डायगोनल की लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बच्चे सीधा सीधा पढ़ के जाते हैं, तो एग्जामिनर को तो कुछ तिगड़म ही करना है ना आपके साथ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L² + B², यही बताया था। √L² + B², विकर्ण की अगर आपको लंबाई निकालनी है तो देखिए आपको L पता है क्या? नहीं पता। अब देखो ऐसे ही होगा भाई पेपर में, विकर्ण की लंबाई पूछ तो रहा है एंड यू ऑलरेडी नो कि विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। अगर L और B गिवन हो तो मुझे क्या ही दिक्कत जाएगी स्क्वायर रूट में इन दोनों को रखने की। लेकिन क्या किया एग्जामिनर ने, L की वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ B की वैल्यू दिया है और एरिया दे दिया। तो आप इस एरिया और इस ब्रेड्थ के बेसिस पे लेंथ निकाल लोगे। ओके, तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई आपको पता नहीं है, चौड़ाई आपको पता है। ठीक, तो ये हो गया 7 × 2 = 14, बचा कितना 2, तो 7 × 4 = 28, तो L आ गई आपकी 24। तो L आपको पता चल गई, B आपको पता है। तो अब आपको अल्टीमेटली विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो अब आप यहाँ पे रख दीजिए L² मतलब 24 का स्क्वायर प्लस B² और B² मतलब 7 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और उनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो करना कैसे है, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 499। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो 576 और 49 कितना हो गया 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 और ये 25 क्या है लेंथ है। तो लेंथ किस में आएगी आपकी, यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, तो इट विल ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सेंटीमीटर। ठीक, और यही क्या है आपकी लेंथ ऑफ डायगोनल। ओके, इस तरीके से, तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो। क्लियर, कोई भी चीज़ फॉर्मूला डिपेंडेंट आ भी रही है तो अब ये टाइम नहीं है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछे, वो इधर उधर से एक आध कंडीशन लगा के आपका टाइम खाना चाहेगी। ओके, और आपको तो टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि आप कम टाइम दो तो वो तभी हो सकता है जब आप नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इज कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 448 मीटर स्क्वायर। एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। इफ द लेंथ इज 12% मोर देन इट्स ब्रेथ, देन फाइंड इट्स ब्रेथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। अगर रेक्टेंगल का क्वेश्चन है तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है भाई।
ओके, नाउ क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है, राइट? तो इसकी आपको चौड़ाई फाइंड आउट करनी है, मतलब इसकी ब्रेड्थ आपको निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे? देखिएगा करना कैसे है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी ब्रेड्थ। तो आप क्या कर लो, इसको सपोज कर लो कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो भाई x है, और x क्या, मीटर। बट कंडीशन इज कि जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ से 12% ज़्यादा है। तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का 12% ज़्यादा, मतलब 112/100। जब मैं आपको परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि जब भी परसेंट इंक्रीमेंट होगा तो आप उसको 100 में प्लस करके बात करेंगे, ठीक है? अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं परसेंटेज वाले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उन्हें भी देख लें, ठीक है? चलिए, तो ये हो गई आपकी लेंथ। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आप ना रिड्यूस करने मत बैठ जाना यहाँ पे, इसको ऐसे का ऐसे ही लेके चलना, आगे बड़ी वैल्यूज के साथ ये कट हो जाएगा आराम से, ठीक? तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी ब्रेड्थ, और हमें उसको क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल या आयत का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो L की जगह पे आप क्या रख दोगे? पहली चीज तो ये कि A की जगह पे आप रखोगे 448, ये आपको गिवन है, ओके? L आपने कितना निकाला, 112x डिवाइडेड बाय 100, और चौड़ाई तो आपने x से सपोज की ही थी, ठीक है? ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है। नाउ अब ये हो जाएगा 448 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके? नाउ देखिएगा ये इससे 4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक? तो 4 इंटू 100 विल बी 400 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो 400 में स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? तो ये होता है 20 का, मतलब 20 क्या आ गई इसकी ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ ही क्या है इसका आंसर। यही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, ठीक है? तो 20 मीटर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाना, हल्के में मत लेना, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं उनके लिए फॉर्मूले डिस्प्ले करवा दिए थे, किए मैंने आपके लिए, ठीक है? उसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं तो वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे, ठीक? अगर आप इतने क्वेश्चंस के टाइप फॉर्मेट पे अपने दिमाग में रख के जाओगे तो आप आराम से कर ले जाओगे मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ओके? नाउ अब बात आती है स्क्वायर की, ठीक? तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो मेंसुरेशन है इसमें 10 चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आपको हर सेक्टर में से कुछ ना कुछ पता होना ज़रूरी है, ठीक? अगर आपको कोई सेक्टर, सपोज आपको सिलेंडर या कोन के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो भी आप उनके बेसिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करके जाओ, जिससे आपको वहाँ से आए तो वहाँ से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ओके? बाकी जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही रही हूँ कि अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ओके? चलिए अब देखिएगा स्क्वायर। स्क्वायर जिसे हम कहते हैं वर्ग, भाई वर्ग यानी कि स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं, एंड प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। और एंगल की वैल्यू कितनी होती है भाई? जैसे रेक्टेंगल में 90 डिग्री होती है, सिमिलरली स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ओके? अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ओके? एंड विकर्ण की लंबाई से रिलेटेड जैसे आयत में क्वेश्चन देखने को मिलता है वैसे ही वर्ग में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ओके? तो ये फॉर्मूलेज आपको डायगोनल वाले याद रख के जाने हैं, ठीक? एक तरफ आप रेक्टेंगल का लिखो कि रेक्टेंगल का डायगोनल की लेंथ क्या थी, स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला क्या था, है ना? इस तरीके से आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो। नाउ अगर हम स्क्वायर की बात करें,
मतलब विकर्ण की लंबाई की बात करें किसके, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, साइड रूट टू, या फिर इसे रूट टू ए या ए रूट टू भी बोल सकते हैं। ए को आप आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या रूट को आप पहले लिखो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। आप 2 1 ज़ा 2 भी बोलते हो और 1 2 ज़ा 2 ही बोलोगे, बात एक ही है, ठीक। तो भुजा मतलब जो विकर्ण की लंबाई होगी वो भुजा रूट टू या रूट टू ए आप इसको कह सकते हैं। ओके, नाउ जैसे आयत का परिमाप होता है वैसे ही वर्ग का भी परिमाप होता है, एंड द फॉर्मूला इज कि 4 इंटू ए, 4 इंटू ए या फिर 4a आप कह सकते हो, या फिर 4 गुणित भुजा, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला देखने को मिलता है। ये हो गई इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पे कि अगर वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है क्वेश्चन में और तब आपको वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने बैठ जाओगे, भुजा निकालें, फिर भुजा का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर करें, तब जाके वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो ये ना करना पड़े करके मैंने यहाँ पे ये एनालिसिस किया है कि अगर आपके एग्जाम में स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का डायगोनल गिवन है, ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल की वैल्यू गिवन है और तब आपको स्क्वायर का एरिया निकालने को बोल रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको उसको डील करना है, जैसे रेक्टेंगल का था ना एक, वैसे ही स्क्वायर का भी है। ओके, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। नाउ इतनी चीजें आपको स्क्वायर के लिए याद रखनी जरूर सफिशिएंट है, इससे बाहर स्क्वायर से रिलेटेड नहीं जाएगा क्वेश्चन। अल्टीमेटली सॉल्व आपको इन्हीं चीज़ों को करना है, नथिंग एल्स। ओके, तो बहुत इसको आपको ऐसा वो बना के नहीं चलना है कि नहीं बनता नहीं बनता, इस तरीके से पढ़ोगे सिस्टमैटिकली अरेंज करके तो क्यों नहीं बनेगा। नाउ अब देखिएगा, फर्स्ट ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए यहाँ पे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं, ठीक, कि जितना आप इनको प्रैक्टिस कर लो उतना आपके लिए अच्छा रहे। ओके, नाउ क्या है क्वेश्चन कि इफ द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। ओके, मतलब 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है। अब यहाँ पे 2 वर्ग दिए गए हैं, ओके, और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो छोटे वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 2 स्क्वायर दिए गए हैं, ओके, इन 2 स्क्वायर में आपको जो इनकी साइड्स हैं, ओके, इनकी साइड्स का आपको रेशियो दिया गया है, डायरेक्ट साइड्स नहीं पता है, तो आप क्या कर लेंगे, इनको सपोज कर लेंगे, हम मान लेते हैं एक स्क्वायर की साइड है 4x और दूसरे स्क्वायर की साइड है 3x, ठीक है। अब देखिए वर्ड यानी कि टर्म यूज की गई है यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर, ठीक है, और लार्जेस्ट स्क्वायर, तो ऑब्वियस है जिसका रेशियो ज़्यादा है वो स्क्वायर आपका बड़ा होगा और जिसका रेशियो कम है वो स्क्वायर आपका छोटा होगा। ओके, और एक कंडीशन आपको गिवन है कि इनके क्षेत्रफलों का योग मतलब द सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ द स्क्वायर्स इज गिवन। तो देखिए आपको साइड पता है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, इस तरीके से पूरे का स्क्वायर है ये, एक अकेले का नहीं है, ठीक। तो इनका योग आपको गिवन है क्वेश्चन में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करें, तो दिस विल बी, ये हो जाएगा वेट,
हाँ, तो आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे देखिएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और एक्स स्क्वायर, और ये गिवन है हमें 225। तो 16 और 9 हो गया भाई 25 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 225 जो कि गिवन था। नाउ 25 1 ज़ा 25, 25 9 ज़ा 225, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो x बराबर आ गया √9, और √9 की वैल्यू होती है 3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। बट x की वैल्यू से काम थोड़ी चलेगा। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है कि छोटे वर्ग का परिमाप क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट स्क्वायर का आपको पैरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर कौन सा है, जिसका रेशियो स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप रख दो, x की वैल्यू कितनी है 3, तो इस जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर होगा उसकी साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। कैसे आ जाएगी, x की वैल्यू तो 3 है और रेशियो की वैल्यू भी 3 है, तो 3 3 ज़ा कितना हो गया 9। तो ये आपको आ गई जो छोटा वर्ग या फिर जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर है उसकी भुजा। और जैसे ही आपको भुजा पता चल गई, ठीक है, तो अब आपको आराम से यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, उसका परिमाप। तो अब ऐसा तो है नहीं कि छोटे वर्ग के परिमाप का अलग फॉर्मूला होगा, बड़े वर्ग का अलग होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं जो ये सोच रहा हो, तो नहीं सोचना है ये। ओके, तो स्क्वायर का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए। ठीक है, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, ये आ गई 9, तो ये कितना हो गया 36। ओके, तो जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर का आपको पेरीमीटर निकालना है वो कितना हो जाएगा 36, और 36 की यूनिट क्या आएगी आपकी सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक स्क्वायर ना देके 2 स्क्वायर दिए गए हैं और उनकी साइड ना देके उनका रेशियो दिया गया है, तो आपको किस तरीके से डील करना है आप देख सक रहे होंगे यहाँ पे। ठीक, जिसका रेशियो बड़ा है वो बड़ा स्क्वायर होगा, ऑब्वियस है। जिसका रेशियो छोटा है, मतलब रेशियो किसका, इनकी साइड्स का, जो छोटा है तो वो छोटा स्क्वायर होगा। ओके, इस तरीके से आपको इसको टैकल करके चलना है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से अपनी प्रैक्टिस सेशन में इसको डेफिनेटली इन्वॉल्व करें। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि if the side of a square, okay, is tripled and then the ratio of the area of resulting square to top of original square is। ठीक, क्वेश्चन देखने में ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकता है, बट ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना दिख रहा है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा। तो क्वेश्चन इज कि एक वर्ग की भुजा अगर 3 गुना कर दी जाती है तो जो परिणामी वर्ग दैट इज जो रिजल्टेंट स्क्वायर होगा वो, और मूल वर्ग दैट इज जो ओरिजिनल स्क्वायर था, उसके क्षेत्रफलों में उसका रेशियो बताना है आपको। ठीक, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो आपको 2 स्क्वायर को कंपेयर करने की बात हो रही है भाई। तो कंपैरिजन आप तभी कर पाओगे जब आपको प्रीवियस का डेटा पता होगा। जब तक आपको पुराने स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है तब तक आप नए स्क्वायर और उनका रिजल्टेंट और ओरिजिनल का रेशियो कहाँ से निकालोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, हमें नहीं पता कि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है, तो हमने मान लिया कि वो भुजा पहले a थी। ठीक, 3 गुना कर दी गई मतलब वो हो गई अब 3a। ओके, तो उनका हमें एरिया को लेते हुए चलना है। ठीक है, तो जो उसका ओरिजिनल स्क्वायर है, मतलब जो उसका ओरिजिनल स्क्वायर मतलब जो प्रीवियस वाला डेटा है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भुजा का वर्ग दैट इज a स्क्वायर, और जो नया वाला है जिसकी भुजा 3 गुनी कर दी गई है तो वो कितना हो जाएगा भाई 9a का स्क्वायर। ठीक, ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये कौन सा है ओरिजिनल वाला। ठीक, मतलब मूल वर्ग ओरिजिनल स्क्वायर, और ये क्या है आपका रिजल्टेंट स्क्वायर। रिजल्टेंट स्क्वायर मतलब आपका परिणामी स्क्वायर। ओके,
इनका आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है परिणामी वर्ग, मतलब ये तो समझाने के लिए मैंने जमाया है, तो आप लोग भी जनरली ऐसे ही जमाओगे और जाके वहां पे ए से ए कट करके 1:9 करके आ जाओगे। नहीं, ये नहीं करना है। क्वेश्चन में पहले कौन सी टर्म लिखी गई है, परिणामी वर्ग, और परिणामी वर्ग मतलब रिजल्टेंट स्क्वायर क्या है आपका 9a स्क्वायर। तो आपकी वैल्यूज कैसे जमेंगी यहाँ पे, तो पहले 9a स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद मूल वर्ग मतलब ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है, आप इंग्लिश में भी देखिएगा, द एरिया ऑफ द रिजल्टेंट स्क्वायर टू द एरिया ऑफ टॉप ओरिजिनल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर ओरिजिनल वाला, ए से ए कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, बचा यहाँ 1, तो 9:1 क्या हो जाएगा इनका रिजल्टेंट स्क्वायर और ओरिजिनल स्क्वायर का रेशियो। ठीक, आप लोग 1:9 मत लगा के आ जाना। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 9:1। ठीक, इस तरीके से आपको चलना है। ये आपको समझाने के लिए है, ये आपको ये मत करके आ जाना। राइट आंसर होगा ये वाला, पहले जो लिखा है आपको वो टर्म लेके चलनी है। जनरली रेशियो में आप लोग ये गलती कर देते हो, तो अगर मैं आपको ये बताते चल रही हूँ कि आप कहाँ गलती कर देते हो, तो आपको अपनी उस गलती को ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ होती है, इसको कैलकुलेट करो, 2 से 4 बार देखो कब क्या फ्रेमिंग रह रही है, तो किसको ऊपर किसको नीचे लिखते हैं। ओके, चलिए अब देखिएगा एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका विकर्ण मतलब उसका जो डायगोनल है, ठीक है, वो कितना है भाई 12 सेंटीमीटर का आधा, मतलब डायगोनल की वैल्यू क्या है हाफ ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग जनरली प्रेशर में आके एग्जाम हॉल में एक लाइन में क्वेश्चन पढ़ते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, ये करना वो करना, ये देखते ही नहीं हो कि भाई ये जो भुजा दी गई है ना 12 सेंटीमीटर, ये लेके नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज कि जो डायगोनल है वो हाफ ऑफ द 12 सेंटीमीटर है, मतलब विकर्ण की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर का आधा, दैट इज 6 सेंटीमीटर आपको लेके चलना है। ओके, तो अब देखिएगा वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है जिसका विकर्ण दिया हो, और मैंने आपको क्या बताया था, वो स्लाइड जो इंपॉर्टेंट करके मार्क की थी कि जब भी आपको क्वेश्चन में डायगोनल गिवन हो, ये देखिएगा जब भी आपके क्वेश्चन में विकर्ण दिया गया हो या डायगोनल गिवन हो, और तब आपको अगर एरिया फाइंड आउट करना हो, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाएंगे डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधे डायगोनल का स्क्वायर, और डायगोनल कितना है आपका, तो डायगोनल है आपका 6 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डायगोनल का स्क्वायर कितना हो गया 36 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 18, और 18 क्या हो गया आपका क्षेत्रफल है, तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ सेंटीमीटर मत लगा के आ जाना, वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल या फिर एरिया जो होते हैं वो स्क्वायर यूनिट्स में होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो आपको इस तरीके से उसको बहुत ही कम सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, 3 से 4 सेकंड में। क्यों, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो, नहीं होगा तो बैठे रहो घंटों, नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आके हमारे स्क्वायर से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछ सकते थे, या तो जो फॉर्मूले बताए उन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या फिर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से रेशियो लगा के परसेंटेज को उसमें डाल के 1 से 2 स्क्वायर कर दिया, कंपैरिजन कर रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले सेक्टर की, दैट इज वृत्त यानी कि सर्किल। ठीक, अब वृत्त या सर्किल से रिलेटेड आपको ये 2 फॉर्मूले तो भाई पता होने ही चाहिए। पहला कि सर्किल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस जिसे हम परिधि कहते हैं, और वो कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए भाई।
ओके, अब एक सर्किल होता है तो फिर सेमी सर्किल से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सेमी सर्किल का भी भाई इंडिविजुअली एक एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, दैट इज π²/2। ओके, बट अगर आप कंपेयर करके पढ़ें और आप सोचें कि वृत्त मतलब फुल सर्किल है ना, और वो अर्धवृत्त मतलब आधा सर्किल, और आप सोचें कि जब हम अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं तो हम क्षेत्रफल में /2 कर रहे हैं, लेकिन जब हम परिधि की बात कर रहे हैं या फिर सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2πr/2 नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तब परिधि का फॉर्मूला चेंज हो जाता है πr + 2r। ठीक है, ये आपको अलग से ध्यान रख के चलना है। गड़बड़ जनरली ये होती है कि स्टूडेंट्स दिमाग में लेके जाते हैं सर्किल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको आधा कर दो तो अर्ध सर्किल या फिर सेमी सर्किल का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको डील करना है। जो उसके फॉर्मूले हैं भाई इंडिविजुअली वो ही आपको याद रख के चलने हैं। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन या तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंडेंट होंगे कि सर्किल का एरिया निकालो या सर्किल का सरकमफेरेंस निकालो, इस तरीके से, है ना, या फिर और किस तरीके से पूछ सकता है वो देखिएगा। इसके अलावा कई बार सर्किल वाले जो क्वेश्चन है ना, सर्किल वाले क्वेश्चन ट्राइंगल के अंदर भी देखने को मिलते हैं हमें। ठीक, और कई बार ट्राइंगल के बाहर सर्किल देखने को मिलता है, इस तरीके से अर्धवृत्त परिवृत्त करके ऐसा यूज टर्म होती है हिंदी में इसकी। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा तब आते हैं वाले क्वेश्चन जब आप वो वाले एग्जाम्स दे रहे हो SSCs वगैरह के। ठीक है, लेकिन अगर हम CSET की बात करें तो CSET के हिसाब से तो मोर देन सफिशिएंट लेवल हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का परिमाप आपको बताना है। अब देखिए, मतलब यहाँ पे ना आपको रेडियस पता है कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और 1/4 वृत्त मतलब 1/4 ऑफ सर्किल के पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस की बात हो रही है, ये आपको बताना है। ओके, तो कैसे करेंगे आप, आपको करना क्या है, यहाँ पे अब आपसे सीधा सीधा परिमाप निकालने को नहीं बोला, घुमा दिया आपको ये लिख के टर्म कि 1/4 पार्ट ऑफ पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करनी है, 1/4 वृत्त का परिमाप। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपका सर्किल होता है, ठीक है, जो आपका सर्किल है उसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यानी कि परिमाप या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2πr। एंड उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पाई की वैल्यू तो पता ही होगी कि पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 22/7 और डेसिमल में होती है 3.14। ठीक, इन मैथमेटिक्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये दो टर्म लेके चलते हैं, डेसिमल में आगे और वैल्यू होती है वो यूज हम नहीं करते हैं जनरली। ओके, नाउ अब देखिएगा, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आप पहले तो सर्किल की सरकमफेरेंस नॉर्मल निकाल लीजिए, उसके बाद 1/4 पार्ट आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2πr, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 ले लो या 22/7 ले लो, r आपको गिवन है 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और ये वाला एक और 0 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 62.80 ये आ गया। ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि 1/4 पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, जो उसकी टोटल सरकमफेरेंस है उसमें आप सिंपल सा 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी 1/4 पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस निकल जाएगी। जितने भी पार्ट अगर यहाँ पे 1/3, 1/3, 1 या फिर हाफ या फिर इस तरीके से होता तो आप इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो 62.8 है, इसको आप 1/4 पार्ट का निकालना है तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो देखो डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक, तो हम इसको दूसरे ही स्टेप में कर देते हैं, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। बस अब कुछ नहीं करना,
इसको आप लिख सकते हो 628 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10। अब आप 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, कितना बचा 2, 4 5 ज़ा 20, बचा कितना 2, तो 4 7 ज़ा 28। तो 157 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 10 हटेगा तो डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट के पहले, तो दैट इज 15.7। और 15.7 यूनिट क्या होगी आपकी, सेंटीमीटर। वाई, बिकॉज आपकी रेडियस गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। ओके, तो आपकी पैरीमीटर भी किस में होगी, सिंगल यूनिट में, दैट इज सेंटीमीटर में। ठीक, तो 15.7 क्या आ जाएगा आपका, 1/4 पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। ठीक है, परिधि का सर्किल का सरकमफेरेंस 1/4 भाग 15.7 होगा। ओके, इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को भाई सॉल्व करना है। ठीक, या तो क्वेश्चन सीधे सीधे देगा कि ये रेडियस है, आप सरकमफेरेंस निकालो, ये रेडियस है, आप एरिया निकालो, या फिर एक आध दो चीज़ें दिमाग में पिन करने के लिए अलग से दी जाएंगी आपको। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन कि इफ द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ अ सर्किल पाथ आर 2a एंड b, ओके, देन फाइंड द एरिया। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और b है, मतलब न्यूमेरिकली कोई डेटा आपको गिवन नहीं है, ओके, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप कैसे करोगे, देखो, कोई वृत्त है भाई, एक वृत्त है और दूसरा वृत्त है, ठीक, तो इसकी आंतरिक कोई त्रिज्या है और इसी की बाहरी कोई त्रिज्या है। ठीक है, तो एक है उसकी जो बाहरी त्रिज्या है वो है 2a और जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है, b। ठीक है, इफ द आउटर एंड इनर रेडियस, पहले आउटर लिखा है तो ये आउटर की वैल्यू है और ये इनर की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कैसे करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ना हमेशा जो आउटर वाला वैल्यू है, मतलब जो आउटर एरिया है, उसमें से आप इनर एरिया को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो जब भी एक से दो डेटा आपको गिवन है कि आंतरिक त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या है, तो दोनों के आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अल्टीमेटली आप क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, इनका जो डिफरेंस होगा वही इनका क्षेत्रफल होगा। तो आउटर एरिया पे बेस्ड एक आउटर रेडियस पे बेस्ड एक क्षेत्रफल होगा। तो आउटर रेडियस कितनी है, 2a। ठीक है, तो सर्किल है ना, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हमने मान लिए कि ये r1 है, ठीक, और ये जो है पाई आर स्क्वायर ये r2 है, मान लो। और समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी आप करेंगे तो जैसे फॉर्मेट पता चल गया कि दोनों का डिफरेंस, दोनों एरिया का डिफरेंस ही लेना है तब के केस के लिए, तो आप सिंपली पाई r1 का स्क्वायर, मतलब आपकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी है, 2a है, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस पाई, दूसरी रेडियस क्या है b, तो हो जाएगा b का स्क्वायर। देखो न्यूमेरिक डेटा नहीं है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार आपको पाई की वैल्यू नहीं भी रखते हैं। ऑप्शन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन में पाई की वैल्यू नहीं रखी होती, सिंपल पाई लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन पे देखते हुए चलिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में पाई बस रखा है, पाई की वैल्यू करके सॉल्व नहीं किया है, तो आप भी पाई को अलग करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आप पाई बराबर इतने का यूज़ करें या इतने का प्रयोग करें, तो आपको वहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। ओके, नाउ अब देखिएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन था, बाहर आ गया, ये हो गया। अब आप देखिए कि अगर ये कुछ न्यूमेरिकली डेटा होता तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते, बट यहाँ पे डेटा वेरिएबल के फॉर्म में है। ठीक है, तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
मतलब जो आपके ऑप्शन होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में इस फॉर्म में होंगे, वेरिएबल फॉर्म में। तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन का ऐसा रूप देखकर आपको वहाँ पे घबराना नहीं है कि ये कैसे ऑप्शन है, पता नहीं क्या सॉल्व किया होगा और पता लगा आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया कि ये कैसे आएगा। बट देखा ना आपने, सिर्फ ये 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट पता होगा कि ये इस टाइप का फॉर्मेट है, उसमें हमको ऐसे सॉल्व करना है कि दोनों रेडियस के बेसिस पे एरिया निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आंसर है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही दिमाग में बिठा के चलना है। टाइप वाइज आप फिल्टरेशन करिए कि हाँ ये टाइप को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन इज कि एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, अगर एक तार है उसको मोड़कर वर्ग बनाया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, कोई वायर है उसको उसी से वर्ग बनाया गया और उसी से स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पे इसका का क्या मतलब है, वृत्त का। ठीक है, इसका का मतलब क्या है, उसकी जस्ट बिफोर की बात हो रही है कि सर्किल के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो सर्किल का अब आपको एरिया बताना है। अब देखिए, सर्किल का एरिया बताने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है भाई, आर की, क्योंकि पाई की वैल्यू तो हमें पता है कि कितनी होती है ना, पाई आर स्क्वायर की। मतलब हम डायरेक्टली सर्किल का एरिया नहीं निकाल सकते। अब देखिए, तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। कैसे करोगे कि एक तार है उसको मोड़कर वर्ग बनाया गया, तो जब हमने इसको मोड़कर वर्ग बनाया यानी कि स्क्वायर बनाया, तो एरिया कितना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया है 484। ठीक है, तो और एक्चुअली में स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग या साइड स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है 484, तो यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए। साइड कितनी आ जाएगी आपकी, 484 का स्क्वायर रूट कर लो, तो दिस विल बी 22। ठीक, 484 किसका स्क्वायर रूट होता है, 22 का। तो यहाँ से मिल गया हमको ए। बट अभी भी हमारा काम यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि सर्कल के लिए हमें रेडियस चाहिए है। अब कंडीशन है इसकी तार को मोड़कर वर्ग बनाए, मतलब कोई तार था भाई, कैसा भी तार था। ठीक है, इसी को मोड़ मार के वर्ग बना दिए और इसी को मोड़ मार के स्क्वायर सर्किल बना दिए। तो मतलब वर्ग का जो परिमाप होगा या वर्ग की जो पेरीमीटर होगी और सर्किल की जो सरकमफेरेंस होगी या परिधि होगी, वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि तार तो वही है, उसी को वर्ग बना रहे हैं, उसी को सर्किल बना रहे हैं, तो इनका जो अल्टीमेटली जो परिमाप या पेरीमीटर होगी दैट विल बी इक्वल। ओके, तो देखिए आपको वर्ग की भुजा पता चल गई, तो आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते हो। जो वर्ग का परिमाप होगा वही वृत्त का परिमाप हो जाएगा, है ना। तो वृत्त का परिमाप जैसे ही निकला तो फिर उस परिमाप से हम आर निकाल लेंगे। आर निकल गई तो आर यहाँ पुट कर देंगे तो सर्किल की एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो देखने में लग रहा है कि लेंदी है, बट है नहीं, फटाफट करने वाली चीजें हैं। नाउ अब आप क्या करोगे, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लोगे, दैट इज 4 इंटू ए। और 4 इंटू ए का मतलब क्या है, 4 इंटू 22, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी निकाला हमने 22, तो पेरीमीटर आ गया आपका 88। और यही पेरीमीटर विल इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्किल के पेरीमीटर या परिधि के बराबर हो जाएगी 88। ठीक, और हमें पता है कि जो सर्किल है उसकी परिधि या उसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है भाई, वो होती है 2 पाई आर। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितनी निकल रही है 88, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई 88। ठीक है, तो 2 इंटू आपको निकालना क्या है आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको फाइंड आउट करनी है और ये हो गया 88। अब आर को आप यहीं रहने कट कर दो, यहीं की यहीं जो हो रहा है
देखिएगा 22 1 जा और 22 4 जा, ठीक है, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई? अगर आप ध्यान से देखें तो r की वैल्यू आ गई, ये वाला 7 ऊपर चला गया तो आ गई r की वैल्यू 14। और जैसे ही r की वैल्यू 14 आई तो हमें क्यों इतना प्रोसेस करना पड़ा? बिकॉज डायरेक्टली r गिवन नहीं था ना, तो आपको इस तरीके से 1 से 2 कंडीशन दे दी गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेवल अच्छा खासा कंटेन करता है, आप करके जाइएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप r की वैल्यू रख दो, तो पाई r कितना है भाई? r निकला हमारा 14, ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, r हो गया 14 और स्क्वायर की वजह से 2 बार इंटू, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नाउ अब 22 इंटू 2 इंटू 14 सबका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एरिया। किसका एरिया? सर्किल का एरिया, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लास्ट में इंटू करने के बाद कितना आया। 22 और 2 कितना हो गया? 44। 44 में 14 का और इंटू कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कैसे करेंगे, तार है उसी को वृत्त बना रहे हैं, उसी को वर्ग बना रहे हैं, है ना। तो मैंने डायग्रामेटिकली समझाया ना, तार वही है, मोड़ मार के उसी का स्क्वायर, उसी का सर्किल बना रहे हैं, तो उनका पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा, इसीलिए दोनों का पेरीमीटर 88 आया और 88 लेके आर निकाला। जैसे ही आर निकल गया तो अल्टीमेटली फाइंड करना था सर्किल का एरिया, और सर्किल के एरिया के लिए हमें आर की नीड थी। जैसे ही आर 14 मिली तो हमने सर्किल के फॉर्मूले में उसको पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या है क्वेश्चन? यदि एक नहीं, फाइंड द इंक्रीज इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 7 सेंटीमीटर, ओके। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में आपको वृद्धि ज्ञात करनी है। यदि रेडियस में आप 7 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट कर दो तो, मतलब आपकी प्रीवियस रेडियस कितनी है भाई? ये है आपकी प्रीवियस रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी हो, इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, आप कैसे कंपेयर करोगे? जब आपको दो, क्योंकि कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल या टू थिंग्स होता है ना, मिनिमम 2 के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनों के भी बीच में। लेकिन तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले पुरानी वाली त्रिज्या के हिसाब से परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस पता होनी चाहिए। उसके बाद आप उसमें 7 का इंक्रीमेंट करोगे और फिर उसकी नई परिधि निकालोगे, ठीक है, और फिर दोनों को कंपेयर करोगे कि क्या कितने का इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, ओके। नाउ तो अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। तो आर यहाँ पे कितना है हमारा? पाई है हमारा 22/7, आर है हमारा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 और ये आ गया 88। तो 88 क्या आया? सेंटीमीटर आपकी प्रीवियस रेट के अकॉर्डिंग पेरीमीटर या परिधि। नाउ पेरीमीटर हम रेक्टेंगल या वर्ग पढ़ते वक्त बोलते हैं, सर्किल में पेरीमीटर को ही परिधि शब्द दे दिया गया है और इंग्लिश में सर्कमफेरेंस। नाउ पहले रेडियस कितनी थी भाई? पहले रेडियस 14 थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब रेडियस में आप 7 का इंक्रीमेंट कर दो, तो 14 और 7 कितना हो गया? 21, ठीक है। तो अब इस रेडियस के अकॉर्डिंग परिधि आप निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू ये हो गया 21 इंटू 21, ठीक। कट कर दो, 7 1 जा 7 3 जा। नाउ जब आप सबका इंटू करोगे तो 2 पाई आर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, ठीक। और अच्छा सॉरी 2 पाई आर होता है, हमने आर स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, एक 21 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ
तो ये कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 132। 132 क्या आ गई आपकी न्यू रेडियस, यानी कि जब आपने 7 का उसमें इंक्रीमेंट किया तो उसके बाद नई वाली परिधि आ गई। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है तो कितने की वृद्धि हो गई जब आपने 7 को बढ़ा दिया। तो आप कैसे करोगे, सिंपली दोनों को क्या कर दोगे, जब भी कंपेयर करना है तो घटा दोगे। तो 132 और 88 को आप घटा दो, तो 132 और 88 कितना आ गया, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे भी 12 में से 8 गया 4, मतलब 44 वॉट सेंटीमीटर। वाई, बिकॉज 132 इन सेंटीमीटर, 88 इन सेंटीमीटर, तो देन द डिफरेंस विल बी इन सेंटीमीटर। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 44 सेंटीमीटर की उसमें क्या हुई, इंक्रीमेंट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग न्यू डेटा में क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ। ओके, तो इनको क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करके जाना, अपने प्रैक्टिस सेशन में इन्वॉल्व करना है। नाउ अब देखिए आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो अब जो आगे के सेक्शन है अंडर दिस चैप्टर, मतलब जो मैंने सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखाया था यहाँ पे, ये सब तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया, स्क्वायर कंप्लीट कर लिया और सर्किल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी के चैप्टर भी अगर इसी में, सॉरी बाकी के ये टॉपिक भी अगर इसी में करूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इस वजह से इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बाकी के सेक्शंस आपको कराऊंगी। ठीक है, तो इस क्लास के साथ साथ नेक्स्ट पार्ट को भी देखना ना भूलें। ओके, तो अभी हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आप उनको बेशक अपने प्रैक्टिस करो, तो क्यों नहीं बनेगा ये चैप्टर। ठीक है, चलिए अब सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।